अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MTH202 के ग्रैंड क्विज़ या मिड टर्म के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है और यहाँ पे आपने अपने हैंडआउट्स जो है वो सामने रख लेने हैं या एक नोटबुक ले लेनी है। उस पर आपने जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चीज़ें बताऊँगी आपने नोट करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लेक्चर नंबर 1 से 5 तक जो टॉपिक्स बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। क्या डेफिनेशंस आपने करनी है। आपका यहाँ पे ग्रैंड क्विज हो रहा है, आपका सब्जेक्टिव नहीं हो रहा, ओनली आपके MCQs होंगे। तो इसमें ज़्यादा चांसेस क्या हैं, डेफिनेशंस के, स्टेटमेंट्स के या फार्मूलाज वगैरह के, और लास्ट जो आते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी थी कि डेफिनेशंस आ सकती हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब लेक्चर नंबर 1 से 5 तक कौन सी बन रही है डेफिनेशंस, डिक्रीट मैथमेटिक्स, सिंपल स्टेटमेंट, उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट, लॉजिक और लॉज ऑफ लॉजिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लॉज ऑफ लॉजिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस के थोड़े बहुत चांसेस हैं कि ये डेफिनेशंस आ जाए, बट इसके कम ही चांसेस हैं। लेकिन जो लॉज ऑफ लॉजिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर 2 में भी दिए गए हैं और लेक्चर नंबर 4 में भी एंड पे दिए गए हैं। तो आपने इनको देख लेना। आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि जो है एसोसिएशन ऑफ लॉ वो कौन सा होता है, उसके बाद कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा होता है, बाकी सारे जितने भी लॉज दिए गए हैं वहाँ पे आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें MCQs में आ सकता है और वो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा है या एसोसिएशन ऑफ लॉ कौन सा है। और ये आपके जो पहले एक क्विज़ हुआ था 10 मार्क्स का, उसमें भी ये MCQs आया हुआ था। इसलिए आपने इसको जो है लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में है आर्गूमेंट इट्स वैलिडिटी। तो ये भी आपने देख लेना है आर्गूमेंट क्या होता है, उसकी वैलिडिटी कहाँ पे जो हम इनवैलिड होती है और कहाँ पे वैलिड होती है। और ये जो वैलिडिटी वाला है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका MCQs में आ सकता है। इसके भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं। वहाँ पे आपसे वो पूछ सकता है कि फंक्शन इनवैलिड कब होता है, वैलिड कब होता है, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे सकता है कि कंक्लूजन जो है अगर ट्रू हो तो और प्रीमिसेस ट्रू हो तो फंक्शन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, वैलिड होगा। और ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं ये आपने जो है अपने हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 5 से देख लेनी है। उसमें से ये है टॉपिक दिया गया है, तो इसको आपने वैलिडिटी को लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें मैंने जितने भी यहाँ पे आपके ऑपरेटर्स और गेट्स दिए गए थे आपके स्टार्टिंग वाले 5-6 लेक्चर्स में, वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपको दे सकता है कि यहाँ पे नेगेशन का सैम्बल क्या होता है, डिसजंक्शन का सैम्बल क्या होता है, बाई कंडीशनल का। उसके अलावा यहाँ पे ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटोलॉजी क्या होती है, कंट्राडिक्शन क्या होती है। तो इसमें जो है सब जो ट्रू होते हैं उसमें टोटोलॉजी हो, जिसमें फॉल्स हो उसमें कंट्राडिक्शन। तो ये आपने डेफिनेशंस भी देख लेनी है और इसके जो है सैम्बल्स देख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रुथ टेबल आपके दिए गए होते हैं, यानी कि सबके आपने ट्रुथ टेबल देख लेने हैं कि कहाँ पे ट्रू होता है कहाँ पे फॉल्स होता है। ट्रुथ टेबल आपने लाजमी तौर पर देखने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो अब स्टेटमेंट एक दे सकता है कि अगर जो है P और Q दोनों ट्रू हों तो जो है आउटपुट वो हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एंड ऑपरेटर में क्या होगी, आर में क्या होगी, कंजंक्शन में, निगेशन में, ये सारा आपसे वहाँ पर पूछ सकता है। आपने इनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी हद तक चांसेस आए हैं किसी एक ऑपरेटर का या किसी एक जो है ये गेट इसका आपसे वो पूछ सकता है। और उसके बाद क्या, इन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें जो है आपको वो सिंबॉलिकली स्टेटमेंट दी गई है लेक्चर नंबर 3 में, आपने वो भी देख लेनी है। नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जो सिंबॉलिकली स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी है, आपने वो भी देख लेनी है। और कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इन तीनों की जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन की गई है आपको वहाँ पे दिए गए हैं, वो आपने देख लेने हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से आपको वो दे दे कि ये जो सिंबॉलिकली मतलब वो दी गई है P अप्लाइज Q, मतलब वो जो भी दी गई होगी स्टेटमेंट कि ये कौन सी है, और नीचे आपको इनमें से ये 4-5 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि ये कन्वर्स है, इन्वर्स है या निगेशन है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये जो है लाजमी प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सैम्बल्स टू इंग्लिश भी आ सकता है कि जो है इंग्लिश में आपको स्टेटमेंट दे दे और उससे कह के सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, नीचे 4 ऑप्शन दे दें। तो आपको जो है ये भी आनी चाहिए। और ये तभी आ सकती हैं अगर आप पहले 5 लेक्चर जो हैं उनको इस लिहाज से प्रिपेयर कर लो कि सिंबॉलिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ होता है। तो ये पहले 5 लेक्चर जो हैं इनको आप जो है इस लिहाज से लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। इनमें से अब मैं किसी एक का तो किशोर नहीं हूँ कि कोई एक ही जो है उसका MCQs आएगा, लेकिन इन सबको मिला के अगर कहूँ तो इनमें से 1 या 2 MCQs आ सकते हैं। तो आप इसको भी स्किप ना कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे मैं आपको जो टॉपिक्स दे रही हूँ उसमें से मैंने कुछ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो जिनके साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ उनका तो आप यूँ समझ लें कि उनमें से 95% बल्कि चांस है, या 99% ही कह लें कि उसमें से तो पक्का MCQs आएगा। तो आपने उनको भी लाजमी प्रिपेयर कर लेना, बल्कि उनको हो सके तो पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकियों को बाद में कीजिएगा, लेकिन किसी को भी स्किप ना कीजिएगा। मैंने हर लेक्चर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे थे और जिनके ज़्यादा चांसेस थे वो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ताकि आपका टाइम जो है वो भी जो है बच जाए और आपको जो है प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाए और आपका क्विज़ जो है वो 90% से अबव आपके मार्क्स आ सकें। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 6 से 10 तक देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 में क्या है कि स्विच एंड ऑपरेटर्स जो है आपको वहाँ पे दिए गए हैं, सीरीज़ और पैरेलल में दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सीरीज़ में स्विच है तो वो एंड होगा या आर होगा, और अगर पैरेलल दिया गया है तो उसमें स्विच जो है वो एंड होगा या आर होगा। तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो जब आपको एंड और आर का यूज़ आ जाएगा तो आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि सीरीज़ और पैरेलल में क्या होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। तो आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि स्विचेस में अगर सीरीज़ में है तो एंड आएगा और पैरेलल में तो आर आएगा। ये आपने वहाँ से बस देख लेना है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं सेट और उसकी टाइप्स की जितनी डेफिनेशंस दी गई हैं उसके आपने एक एक एग्जांपल्स और एक सरसरी नज़र आपने वहाँ पे देख लेना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से भी कोई डेफिनेशन वो आपको दे ही सकता है। और उसके बाद फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी चांसेस हैं कि वो आपको दे दे कि इनमें से कोई एग्जांपल वो आपको दे सकता है कि ये फिनाइट है या इनफिनाइट है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनाइट कौन सा होता है और इनफिनाइट कौन सा होता है। इसकी एग्जांपल्स आपको लेक्चर नंबर 7 के एंड पे दी गई हैं। आपने वो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फिनाइट कौन सा होता है और इनफिनाइट कौन सा होता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना याद नहीं रहा। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि लेक्चर नंबर 18 में है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कम्प्लीमेंट। ये आपने देख लेने हैं लेक्चर नंबर 18 में। यूनियन क्या होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं किसी भी सेट का। तो आपने ये भी यहाँ पे देख लेने हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप जस्ट इनको एक बार एक नज़र ही देख लो तो आपको ये समझ आ जाएंगे। ये आपने 9th-10th में, इंटर में भी पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो आपने इनको भी देख लेना है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 12 आपको सेट दिए गए हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट पेज पे आपको आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, जैसे आपको लाज दिए गए पीछे लेक्चर नंबर 2 और 4 में लाज दिए गए थे, कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको सेट की आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। 12 आइडेंटिटीज़ हैं फर्स्ट पेज पे। मैं अगेन बता देती हूँ, आपने वो लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है। उसमें से काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उसमें से कोई एक MCQs आपका आ सकता है। और उसके बाद पावर सेट करना है आपने। उसकी एग्जांपल्स जो दी गई हैं वो लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। लेक्चर नंबर 10 के एंड पे दी गई हैं, एग्जांपल्स लाजमी कीजिएगा। मैं अगेन कह रही हूँ, पावर सेट की एग्जांपल्स आपको 5 के लिहाज से दी गई हैं। उसके अगर हम डबल लें, उसका फार्मूला एक छोटा सा वहाँ पे दिया गया था, आपने वो भी लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। अब यहाँ पे इस पेज पे जितनी मैंने आपको मेंशन किए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मेरी कोशिश यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो सारे हैंडआउट्स मतलब देख लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इसमें से MCQs में क्या आ सकता है। कुछ के पास टाइम नहीं होता, उनको समझ नहीं आती कि हम इसमें से क्या प्रिपेयर करें क्या नहीं करें। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो साथ साथ मेंशन कर दी हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। तो अगर कोई चाहता है कि भाई हमारे जो है मार्क्स वो 90% से अबव हैं, तो वो इस सारे टॉपिक्स को जो है एक नज़र देख ले। और अगर कोई चाहता है कि भाई हम जस्ट पास हो जाएं, तो भी वो जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है या जहाँ पे ज़्यादा मैंने मेंशन किया हुआ उनको भी देख ले, तो चांसेस हैं कि पास हो सकता है। लेकिन इतना नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं को देख लो। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स कुछ अच्छे आ जाएं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये देखना पड़ेंगे और आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। स्पेशली डेफिनेशंस को, स्टेटमेंट्स को और जो फार्मूलाज दिए गए हैं उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अपने ये MCQs के हवाले से और ग्रैंड क्विज़ के हवाले से। तो इसके अलावा लेक्चर नंबर 11 और 12 यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों लेक्चर्स। इसका पहले भी आपके क्विज़ में MCQs आ चुके हैं, तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसमें से कौन से जो हैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ऑर्डर पेयर आपको आना चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी आपको आनी चाहिए। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। ये आपके पहले भी क्विज़ में आ चुकी है और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, नीचे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो आपने इसको जो है देख लेना है। उसके बाद जो है डोमेन रेंज और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन
किसी भी यहाँ पे बाकी लेक्चर्स में भी आपको जहाँ पे भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन मिले तो आपने उसको लाजमी जो है प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई भी सपोज करें कोई मुझसे मिस हो जाती है, यहाँ पे मिसिंग मैं कर देती हूँ कि ऐसी बताना जहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आप देख लेते हो, तो आपने उसको भी प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज के भी MCQs में पहले भी आ चुकी है, तो यहाँ पे आपने इसको जो है सिंबॉलिकली इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद रिलेशन ऑफ अ सेट, अब ये वहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट आपको दिया गया था। रिलेशन ऑफ अ सेट में आपको 2 एग्जांपल्स दी गई थी, जिसमें एक थी कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो ये आपने वहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 11 में आपको रिलेशन ऑफ अ सेट टॉपिक दिया गया, उसके बीच में एग्जांपल्स दी गई, आपने उनको देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या है, वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राफ के थ्रू किया जाता है, उसके अलावा वेन के थ्रू किया जाता है, वेन डायग्राम के थ्रू, तो और वहाँ पे मैट्रिक्स के थ्रू भी किया जाता है। तो वहाँ पे 3-4 दिए गए ऑप्शन, वो आपने देख लेने हैं, ये MCQs में आ सकता है। ये सारे टॉपिक्स जो थे ये लेक्चर नंबर 11 में से दिए गए हैं। तो लेक्चर नंबर 11 आपने उसमें ये चीज़ें लाजमी प्रिपेयर करनी है। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 12 में जितने भी आपको रिलेशन की टाइप्स दी गई हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, उसके बाद इररिफ्लेक्सिव, अगर सिमेट्रिक की जो है एंटी सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव का भी, ये सारे आपने यहाँ पे देख लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके क्विज़ के हवाले से, MCQs के हवाले से। इसमें से आपका पहले भी आ चुका है और मैं आपको श्योर हूँ कि इसमें से जो है इस दफ़ा भी MCQs आएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेक्चर नंबर 12 में ही कांग्रेस और उसका फार्मूला दिया गया, जैसे मार्ट का M-N-D होता था। ये आपने फार्मूला भी देख लेना और उसकी डेफिनेशन देख लेनी है। इसकी एग्जांपल्स की आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके पहले क्विज़ में आ चुके हैं। यहाँ पे जितना भी आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, इन सब में से एक MCQs आ चुका है पहले क्विज़ में, तो इसलिए आपने इसको जो है प्रिपेयर कर लेना है। अब मिड टर्म हो या आपका ग्रैंड क्विज़ हो, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे कांग्रेस का फार्मूला आपको आना चाहिए और उसकी अगर कोई एग्जांपल आपको वहाँ पे मिलती है तो आपने वो देख लेनी है, ताकि अगर आपके पास MCQs में कोई आपको क्वेश्चन देता है तो आप जो है उसको जल्दी से सॉल्व कर सको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 13 में क्या इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, के रिलेशन को मैट्रिक्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ये आना चाहिए। उसमें एक पॉइंट आपको बताती चलूँ कि जो सिमेट्रिक का उसमें 0 आता है या 1 आता है, ये भी आप लोग वहाँ पे डायगोनल में देख लीजिएगा, और जो है एंटी सिमेट्रिक का उसका भी देख लीजिएगा। अब मुझे कंफर्म तो नहीं याद, मेरे ख्याल से जो है सिमेट्रिक होता है उसको 1 से शो करते हैं, बट फिर भी आप जो है वहाँ पे कंफर्म देख लीजिएगा, आपके हैंडआउट्स में दिए गए हैं कि मैट्रिक्स में सिमेट्रिक जो है रिलेशन उसको डायगोनल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें 1 आता है या 0 आता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये पहले भी MCQs में आ चुका है 1-2 बार, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने साथ में इसीलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले MCQs में भी आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्स ऑफ रिलेशन जो है उसको देख लेते हैं। इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपने देख लेनी है कि इन्वर्स जो है उसका सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये लेक्चर नंबर 14 में दिया गया है। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 में ही कम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो है वो दिया गया, आपने एक नज़र वो भी देख लेना है और उसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेनी है। यहाँ पे मैंने इसलिए सिंबॉलिकली साथ में मेंशन किया हुआ ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है, तो आपने उन पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 15 में आते हैं। लेक्चर नंबर 15 में फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है, और बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन देख लेनी है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है MCQs में आ सकता है। फंक्शन का तो चांसेस है कि MCQs में आ सकता है, बट आपने फिर भी एहतियातन जो है इसकी डेफिनेशंस देख लेनी है एक नज़र, ताकि MCQs में आए तो आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है। और नीचे अगर ऑप्शन भी दिए जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाए। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 16 में क्या इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप अगर सारा भी कर लो तो उसमें जो है आपका उतना ही फ़ायदा है। आप इसमें से MCQs के 99% चांसेस है कि आएंगे। कैसे कि इसमें 1-to-1 फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन, 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस, जैसे मतलब इसको दूसरा नाम क्या है 1-to-1 का, इंजेक्टिव। उसके बाद ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव है, और उसका 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस का नाम क्या है, बाइजेक्टिव है। तो आपने इनको जो है लाजमी प्रिपेयर कर लेना है, और इसको जो है डेफिनेशंस और इसके बाद इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये सारा आपने वहाँ पे देख लेना है। इसकी इमेजेस कैसे होती हैं, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे लेक्चर नंबर 16 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और इसको हर हाल में आपने प्रिपेयर करना है। लेक्चर नंबर 11, 12, लेक्चर नंबर 16, इनको तो लाजमी आप प्रिपेयर कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 17 में है कि नोट आपको दिया गया है इटैलिक फॉर्म में। आपको एक नोट दिया गया है कि जो है ये फंक्शन नहीं हो सकता, ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, आगे 1 to 1 नहीं हो सकता। तो ये आपको एक इटैलिक फॉर्म में एक नोट सा दिया गया है, वो आपने देख लेना है कि जो है फंक्शन जो है नहीं हो सकता। वहाँ पे एक पॉइंट सा दिया गया, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन उसकी नहीं याद आ रही, कुछ आपको इटैलिक फॉर्म में वहाँ पे दिया गया था लेक्चर नंबर 17 में, तो आपने उसको भी देख लेना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 17 में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इन्वर्स ऑफ फंक्शन। और उसके बाद लेक्चर नंबर 18 पे आते हैं। लेक्चर नंबर 18 में जो है आपको जो 3 थ्योरम दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में मोस्टली डेफिनेशंस और थ्योरम्स वगैरह ही आते हैं या फार्मूलाज आते हैं। तो ये तीनों थ्योरम जो है आपने इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है और आपने इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो याद कर लेनी है और हाईलाइट कर लेना अपने हैंडआउट्स पर कि ये इंपॉर्टेंट हैं। तो तीनों थ्योरम्स आपने देख लेने हैं। उसके बाद प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोशेंट ऑफ फंक्शन आपने ये भी देख लेने हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन कैसे लेते हैं या क्या होता है, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं और कोशेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये आपने उनके फार्मूलाज देख लेने हैं और अगर डेफिनेशंस दी गई हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और उसके बाद लेक्चर नंबर 19 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 19 में सीक्वेंस दी गई है और उसके फार्मूला दिया गया है, आपने वो देख लेना, उसकी डेफिनेशन और उसका फार्मूला भी कर लेना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 20 में आते हैं। लेक्चर नंबर 20 में आपको जितने भी एग्जांपल्स और फार्मूलाज दिए गए हैं आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं MCQs के हवाले से, सब्जेक्टिव के हवाले से, तो आपने इनको भी देख लेना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 21 जो है उसमें भी आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। तो यहाँ पे जो 2-3 लेक्चर हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जांपल्स दी गई हैं और मैथमेटिकल काम है, ये सारा आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी डेज़ भी हैं। अगर आप लोग ये सारे टॉपिक्स डेली के थोड़े बहुत भी करते हो तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपना क्विज़ जो है वो खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 22 में आते हैं। लेक्चर नंबर 22 में क्या है, आपको यहाँ पे उन्होंने रिकर्सिव जो है डेफिनेशंस ऑफ यूनिट सेट्स दी गई हैं, ये आपने डेफिनेशन देख लेनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपके साथ सारे यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। अब आप लोग डेली के 5-6 लेक्चर जो है टॉपिक्स भी करते हो तो आप लोग जो है ग्रैंड क्विज़ तक बहुत अच्छे से जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और 95% तक भी जा सकते हो, इसमें मार्क्स जो है 95% तक भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली अपना क्विज़ जो है वो खुद अटैम्प्ट किया करें। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो दूसरों को कहते हैं हमारा क्विज़ अटैम्प्ट करवा दें, हमारी हेल्प कर दें, लेकिन वो खुद ट्राई नहीं करते। तो इससे बेहतर तो ये है कि अगर आप लोगों ने दूसरे से करवाना तो आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको डिग्री लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी स्किल्स डेवलप नहीं आएगी, अगर आपको कुछ न्यू आपको सीखने को नहीं मिलेगा, अगर आप लोगों ने सिर्फ दूसरों से हेल्प लेके ही अपनी डिग्री लेनी है तो आपकी इस स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप अपना क्विज़ जो है वो खुद अटैम्प्ट करें। आप लोगों को यहाँ पे जो है हेल्पिंग मटेरियल भी मिल जाता है, आप लोग उससे प्रिपरेशन करें और अपना क्विज़ जो है खुद अटैम्प्ट करें, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। उसके बाद आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि जब आप क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे तो काइंडली क्विज़ अटैम्प्ट करने के बाद लाजमी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि मेरी जो है इस वीडियो से आपके किस हद तक हेल्प हुई और किस हद तक जो है MCQs जो है इन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं। तो काइंडली फीडबैक लाजमी दीजिएगा क्विज़ अटैम्प्ट करने के बाद, और ये भी बताइएगा कि आपका क्विज़ जो है वो कैसा हुआ, अच्छा हुआ या नॉर्मल हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।